नमस्कार दर्शकों, संस्कृत एजुकेशन हब पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, बहुत से विद्यार्थियों की ये मांग थी कि सर आप वीडियो के लिए और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए बेरोजगारी और दरिद्रता ये एक अपना टॉपिक है, तो उस पर आप वीडियो लेके आए। तो उन विद्यार्थियों की मांग पर मैं आज ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देखते हैं आज का अपना टॉपिक, बेरोजगारी और दरिद्रता। साथियों, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए, अगर आपको लगे कि वास्तव में नोट्स अच्छे हैं, तो अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने नोटबुक और पेन साथ में रखें और इन हस्तलिखित नोट्स को नोट डाउन करते चलें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। देखते हैं बेरोजगारी और दरिद्रता। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो देखिए, किसे कहते हैं बेरोजगारी? काम करने के इच्छुक व्यक्ति को दक्षता या क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है तो वह बेरोजगार कहलाता है। प्लस उसकी आयु 15 से 64 वर्ष के अंदर होनी चाहिए और न्यूनतम वेतन पर भी अगर उसको काम नहीं मिलता है तो वह बेरोजगार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये थी बेरोजगारी की परिभाषा। अब अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ आंकड़े हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, राज्य में काम करने वालों का अनुपात, राजस्थान में काम करने वालों का अनुपात कितना है? 43.60%। और यह अनुपात भारत में कितना है? 39.79%। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो हमें राजस्थान में काम करने वालों का अनुपात ज़्यादा है, ठीक है। और देश में राजस्थान का स्थान तो वो है 11वां स्थान। श्रम बल कितना है? श्रम बल अगर पूछ ले तो वो है 15 से 64। श्रम बल से तात्पर्य 15 से 64 वर्ष की आयु तक। और आगे अगर हम बात करें सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या की, तो वह है प्रतापगढ़ की। और सबसे कम कार्यशील जनसंख्या अगर पूछे तो वो है सीकर की। और ये जो डाटा है मैंने आपके लिए प्रस्तुत किए हैं वो संदर्भ हैं NSSO द्वारा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अपनी अगली स्लाइड है जिसमें है मुख्य परिभाषाएं। तो सबसे पहले है कार्यशील जनसंख्या। इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं 15 से 64 वर्ष आयु तक के सारी जनसंख्या। और स्वस्थ व्यक्ति, कार्य करने की उसमें योग्यता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो ये तो क्या होगी कार्यशील जनसंख्या की विशेषता। एक और आता है अपने श्रम बल, ठीक है। श्रम बल में ये सब तो शामिल है, यानी कि 15 से आयु 64 वर्ष होनी चाहिए उस व्यक्ति की, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, कार्य करने की उसकी योग्यता और क्षमता होनी चाहिए। और इसमें एक और जुड़ता है कार्य करने की इच्छा। कार्य करने की इच्छा प्लस कार्यबल बराबर रोजगार, यानी कि ये सब शामिल हो। उसके अलावा कार्य करने की उसकी इच्छा भी होनी चाहिए और वह उसे रोजगार प्राप्त हो जाए तो वह फिर उसी गणना कार्यबल में की जाती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नीचे देखिए एक बार, बेरोजगारी। तो श्रम बल में से अगर हम कार्यबल को माइनस कर दें, श्रम बल में से अगर कार्यबल को माइनस कर दें तो फिर बचती है बेरोजगारी, ठीक है। बेरोजगारी की परिभाषा तो वही है जो अभी ऊपर मैंने बताई थी कि उसकी आयु 15 से 64 वर्ष के अंतर्गत आती है। वह स्वस्थ होना चाहिए, उसे कार्य करने की योग्यता क्षमता होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए उसकी। और अगर उसे न्यूनतम वेतन पर भी कार्य न मिले तो वह फिर क्या होता है? वह व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है। अब बात करते हैं बेरोजगारी के कारणों की। देखते हैं कौन कौन से कारण हैं बेरोजगारी के। तो सबसे प्रमुख कारण है, उन्हीं का मैंने इसमें संकलन किया है। देखिए, सबसे प्रमुख कारण है जनसंख्या। अगर किसी भी राज्य की या देश की जनसंख्या अधिक होगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी बेरोजगारी उस राज्य की अधिक होगी। ऐतिहासिक व भौगोलिक परिस्थितियाँ, उस राज्य की या उस देश की ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियाँ भी एक बेरोजगारी का अहम कारण है। भूमि सुधारों का क्रियान्वयन कम होना, सरकारी कार्यक्रमों का धीमा क्रियान्वयन, सामाजिक सेवाओं की अपर्याप्तता और स्वरोजगार वर्सेस सरकारी रोजगार, यानी कि अधिकांश जो ये चाहते हैं कि हमें सरकारी रोजगार प्राप्त हो जाए, ठीक है।
अधिकांश युवा सरकारी रोजगार प्राप्त करने की लालसा में रहते हैं और सरकार ये प्रयास नहीं करती है कि उनको इस प्रकार से सक्षम बनाए कि वह स्वरोजगार प्राप्त कर सके। तो ये भी एक बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। इसका अगर हम बात करें कार्यशील जनसंख्या या कार्यबल 2011 की जनगणना के अनुसार, देखिए सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या में है प्रतापगढ़, जिसकी कार्यशील जनसंख्या है 55.46%। उसके बाद में नंबर आता है चित्तौड़गढ़ का, जिसकी संख्या है 51.98%। उसके बाद में पिछड़े जिले, कार्यशील जनसंख्या में पिछड़े जिले कौन कौन से हैं, तो वो है जयपुर और सीकर। अब जयपुर और सीकर इतने डेवलप होने के बाद में भी ये कार्यशील जनसंख्या इनकी कम है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। जनसंख्या ज़्यादा है तो फिर उनको रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इनके आंकड़े हैं 37.20 और सीकर का है 37.09%। अब अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या है 43.60%, 43.60% है। और राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? 11वां स्थान है। इस जनसंख्या में से महिलाएं कितनी हैं? 35.12% तो महिलाएं हैं और 51.47% पुरुष हैं। इस प्रकार से अगर हम भारत की बात करें तो देखिए साथियों, भारत की कार्यशील जनसंख्या है 39.79%, जिसमें से महिलाएं हैं 25.51% और पुरुष हैं 53.26%। और ये फैक्ट आप देखते चलें कि अधिकतम हिमाचल प्रदेश और सिक्किम का है और जो मिनिमम है वो है यूपी और बिहार का। साथियों, इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि प्रत्येक फैक्ट मैं आपको उपलब्ध करवा दूं, ताकि आपको मतलब कहीं और अन्य किसी भी किताब को पढ़ने की आपको ज़रूरत ना हो। साथ में आपको एक बात और बता दूं साथ में ही कि जो भारत में सबसे पहले गरीबी का अध्ययन किया था वो किया था 1870 ईस्वी में। कब किया था? भारत में 1870 ईस्वी में किया था। और किसने किया था? वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। बढ़ते अपने अगले फैक्ट की ओर। देखिए PLFS यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, आवधिक श्रम बल सर्वे, जो कि NSO द्वारा 2017 में शुरू किया गया था। इसके अनुसार बेरोजगारी की दर भारत में देखिए 2017-18 में कितनी थी? 6.1% थी। और 2018-19 में कितनी थी? वो थी 5.8%। और 2019 और 20 में कितनी थी? तो वो थी 4.8%। यानी कि 3 साल में 3% का अंतर आया है। ठीक है, आगे हैं LFPR यानी कि श्रम बल भागीदारी अनुपात दर, वो कितनी है? वो है 40%। ठीक है, इसमें महिला बेरोजगारी दर कितनी है? 42%। अब अगर हम राजस्थान की आर्थिक समीक्षा की बात करें तो देखिए राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार संगठित क्षेत्र में कुल रोजगार कितनों को मिला है? तो वो मिला है 14.06 लाख को, जिसमें से सार्वजनिक क्षेत्र में मिले हैं 9.88 लाख और निजी क्षेत्र में कितने को मिले हैं? 4.18 लाख को। अब देखते हैं मित्रों हम बेरोजगारी के प्रकार। तो बेरोजगारी कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बेरोजगारी का प्रकार अपने आता है संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चर। इसमें तकनीकी और दूसरा इकाई में संकुचन या विस्तार। यानी कि मान लो कोई भी उद्योग है, उसमें अगर तकनीकी बढ़ती है तो तकनीकी बढ़ने के कारण मशीनों का प्रयोग अधिक होता है, जिससे जो वहाँ पे काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो मजदूर हैं, वो मतलब रोजगार जो है वो उनको प्राप्त नहीं हो पाता है। उनका जो कार्य है वो मशीनें कर देती हैं। और इसके अलावा है इकाई में संकुचन या विस्तार। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। आगे है प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी, एक्स्ट्रा मैन एट वर्क, यानी किसी भी कार्य में अधिक
मजदूरों का या आदमियों का प्रयोग करना। ये जो अदृश्य बेरोजगारी है, ये साधारण रूप से खेती यानी कृषि में देखने को मिलती है। जैसे किसी भी खेती में किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हम 3 मजदूर लगा दें तो वो उस कार्य को कर सकते हैं, लेकिन उसी कार्य को एक परिवार के 5 सदस्य करते हैं, तो ये 5 में से 2 एक्स्ट्रा हैं, इनका कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि यही पूरा काम 3 मजदूर कर देते हैं। तो ये छिपी हुई यानी कि अदृश्य बेरोजगारी है। आगे है घर्षणात्मक बेरोजगारी। इसमें आती है ये बाजार की दशाओं में परिवर्तन से, नए रोजगार की तलाश में मौजूदा काम छोड़ देने से, और किसी उद्योग की मांग कम हो जाए, किसी उद्योग की मांग कम हो जाने पर। आगे है नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि ये जो बेरोजगारी है, फ्रिक्शनल जो बेरोजगारी है, घर्षणात्मक जो बेरोजगारी है, वो लंबे समय तक नहीं चलती है, ये अपने आप ही समाप्त हो जाती है, और ये अधिकांशतः विकसित देशों में पाई जाती है। इसके बाद में बेरोजगारी का प्रकार आता है मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, इसके बाद में है अल्प रोजगार, जागरूकता क्षमता से कम काम मिलना, और एक है ऐच्छिक बेरोजगारी, यानी कि कोई व्यक्ति है किसी कार्य को अपनी इच्छा से नहीं कर अपनी मतलब उसकी इच्छा से उस कार्य को नहीं करता है, ये कार्य मैं नहीं करूँगा क्योंकि उसको वो कार्य पसंद नहीं है इसलिए, तो ये आती है ऐच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत। इसके बाद में अनैच्छिक बेरोजगारी में उसे सम्मिलित किया जाता है जो वर्तमान प्रचलित दर पर काम न कर पाए, यानी कि वर्तमान जो प्रचलित दर है उस दर पर भी उसको काम न मिले, तो अनैच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। अब आगे हम बात करते हैं बेरोजगारी मापने के तरीकों की। देखिए 1970 में भगवती समिति गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट में निम्न तथ्य शामिल थे कि दीर्घकालीन बेरोजगारी के अंतर्गत उसे सम्मिलित किया जाता है जिसको 373 दिन से अधिक उसको रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है, तो वो दीर्घकालीन बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। इसके बाद में है साप्ताहिक बेरोजगारी, यानी कि सप्ताह में एक दिन 8 घंटे का काम न मिले, सप्ताह में एक दिन 8 घंटे का कार्य अगर नहीं मिले उसको, तो वो साप्ताहिक बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। इसके बाद में है दैनिक बेरोजगारी, यानी कि एक दिन में 4 घंटे का भी अगर उसे काम न मिले तो वो कहलाती है दैनिक बेरोजगारी। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं आगे बेरोजगारी चक्र। कोई आदमी मान लो बेरोजगार है, ठीक है, बेरोजगारी के कारण क्या होगा, वह गरीब होगा, जाहिर सी बात है। और अगर गरीब है तो गरीबी के कारण क्या होगा, वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा, उसका जो पोषण का स्तर है वो नीचा होगा, वो अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, जिस वजह से क्या होगा, वह फिर से बेरोजगार हो जाएगा, और फिर से बेरोजगार होने का मतलब वो फिर गरीब हो जाएगा, और फिर गरीब होने का मतलब इन सब सुविधाओं से उसे वंचित रहना पड़ेगा, और इससे फिर वो बेरोजगार हो जाएगा। तो यह है बेरोजगारी का चक्र। इस प्रकार से बेरोजगारी आगे बढ़ती रहती है। आगे हम बात करते हैं बेरोजगारी के कारणों की। तो कौन कौन से कारण हैं बेरोजगारी के, देखिए सबसे पहला है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, दूसरा है आर्थिक विकास की धीमी गति, तीसरा है रोजगार कार्यक्रमों में व्याप्त भ्रष्टाचार। जो भी रोजगार से संबंधित सरकार स्कीम चलाती हैं तो उन स्कीम्स में इतना भ्रष्टाचार होता है कि उन स्कीमों का लाभ पूर्ण रूप से बेरोजगार व्यक्तियों को प्राप्त नहीं हो पाता है। अगला है बेरोजगारी, यह भी एक दरिद्रता का कारण है। निम्न शिक्षा या स्किल्स का स्तर, प्राकृतिक संसाधनों का अभाव, कीमतों में तीव्र वृद्धि की प्रवृत्ति, उत्पादन इकाइयों का अभाव, पूंजी का असमान वितरण, और भौगोलिक या फिर सांस्कृतिक कारक, ये भी दरिद्रता के प्रमुख कारण हैं। अब देखिए निर्धनता या गरीबी, एक रिपोर्ट है FAO, ठीक है, इसके निर्देशक हैं लॉर्ड बॉयड।
तो लॉर्ड बॉयड के अनुसार, ये खाद्य विभाग की जो है उसके निदेशक हैं लॉर्ड बॉयड, तो उसने रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि मतलब 2300 कैलोरी प्रतिदिन से कम उपभोग करने वाला क्या होता है, दरिद्र होता है। 2300 कैलोरी प्रतिदिन से जो कम उपभोग करता है वो क्या होता है, दरिद्र होता है। दरिद्रता के प्रकार, एक होती है सापेक्ष और एक होती है निरपेक्ष। तो सापेक्ष में कौन होता है, प्रति व्यक्ति आय जिसकी कम होती है या फिर आय में जिसकी असमानता होती है वो सापेक्ष दरिद्रता में शामिल होता है। और एक होती है निरपेक्ष। निरपेक्ष को मापते हैं कैलोरी के आधार पर, ठीक है, कैलोरी उपभोग के आधार पर। भारत में दरिद्रता को मापने का आधार, तो भारत में दो आधार हैं, एक तो है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर और दूसरा है न्यूनतम कैलोरी उपभोग के आधार पर, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय यानी कि उसकी प्रति व्यक्ति आय 1947 से और अधिकतम 1.41 लाख से जो कम है उसको सम्मिलित किया गया है। और दूसरा है कैलोरी उपभोग के आधार पर, इसको दो भागों में बांटा गया है, शहरी और ग्रामीण। तो ग्रामीण में जो 2400 कैलोरी से कम प्राप्त करता है वो, और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी जो प्राप्त करता है वो गरीबी रेखा से बाहर है। आगे हैं प्रमुख समितियां, ठीक है। सबसे पहले है टीडी लकड़वाला समिति। इसका गठन 1989 में किया गया था। यूआरपी यानी कि यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, इस मॉडल के आधार पर 30 दिन का जो खर्चा है वो खर्चा पूछते हैं कि इस व्यक्ति ने 30 दिन मतलब कुल कितना खर्च किया है, 30 दिन का खर्चा, ठीक है। आगे है तेंदुलकर समिति, ये गठित की गई थी 2005 में। साथियों ये जो सन है ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, आपको पूछ सकते हैं कि लकड़वाला समिति का गठन कब किया गया था, तेंदुलकर समिति का गठन कब किया गया था और उसमें क्या बताया गया था, ठीक है। तो तेंदुलकर समिति का जो गठन है वो 2005 में किया गया था और ये MRP यानी कि मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड पर आधारित है। और इसमें ये ऊपर वाले तो शामिल है यानी कि 30 दिन का जो खर्चा है वो तो पूछते ही हैं, इसके अलावा इसमें 5 आइटम और ऐड कर दिए गए हैं पूरे साल भर में, यानी कुल 5 आइटमों पे आपको मतलब वार्षिक एक बार खर्च करना होता है। जैसे स्वास्थ्य शिक्षा पर मतलब बच्चों की फीस चुका दिया आपने, साल में एक बार चुकाते हो, स्वास्थ्य पर आपने एक बार खर्च कर दिया, तो ये भी उसमें सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद में है रंगराजन समिति, इसका गठन 2012 में किया गया था। ये MMRP मॉडल पर आधारित है यानी कि मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, MMRP। इसमें 7 दिन का खर्चा पूछते हैं कि भाई जो तेंदुलकर ने बताई थी वो सब बातें तो उनको याद नहीं रह पाती, लेकिन बीते हुए 7 दिन का खर्च तो बता सकते हैं। तो इस आधार पर 7 दिन का खर्च उसके आधार पर उसको मापा जाता है। और एक और बताई थी उन्होंने कैलोरी के आधार पर, ठीक है, कैलोरी और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्र में 47 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। इससे जो कम कमाता है वो क्या है, बेरोजगार मतलब निर्धन व्यक्ति है, ठीक है, क्या है, निर्धन व्यक्ति है, दरिद्र है। और इधर मासिक बता रखा है 992 रुपये मासिक ग्रामीण में और शहरी में 1407 रुपये। और ग्रामीण में अगर जो 2155 कैलोरी से कम प्राप्त करता है और शहरी क्षेत्र में 2090 कैलोरी से कम प्राप्त करता है वो क्या है, निर्धन है, दरिद्र है। आगे हैं वर्ष 2009 से 10 से वर्ष 2009-10 से 2011-12 में भारत की तुलना में निर्धनता अनुपात कम हुआ है। किसका कम हुआ है, राज्य का, राजस्थान का भारत की तुलना में निर्धनता का जो अनुपात है वो कम हुआ है। तो कितना कम हुआ है, तो शहरी क्षेत्र में कम हुआ है 9.2% घटा है और ग्रामीण क्षेत्र में 11.3% बढ़ा है। रंगराजन समिति के अनुसार भारत में गरीबी 29.5% है।
कितनी है? 29.5%। अब आगे हैं रंगराजन समिति अपने राज्य के संदर्भ में। रंगराजन समिति की रिपोर्ट है अपने राज्य के संदर्भ में। ग्रामीण क्षेत्र में 1035.97 रुपये से कम खर्च करने वाला व्यक्ति जो है वो निर्धन है, और इन निर्धनों की संख्या कितनी है? 31.9%। और शहरी क्षेत्र में 1406.15 रुपये से जो कम खर्च करता है वह व्यक्ति निर्धन है, गरीबी रेखा से नीचे हैं, पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। उनका प्रतिशत कितना है? 38.5% है। ओवरऑल अगर गरीबी की बात करें तो रंगराजन समिति के अनुसार ओवरऑल गरीबी कितनी है? 33.5% है। अब आगे है निर्धनता निवारण के लिए कुछ योजनाएं जो गवर्नमेंट ने चलाई है निर्धनता को दूर करने के लिए। सबसे पहले है एम पावर, जो कि पश्चिम राजस्थान में गरीबी शमन के लिए चलाई गई योजना है। महिला स्वयं सिद्धा योजना, ये मैंने केवल हेडिंग बताई है आपको, ठीक है। इनको आप डिटेल से पढ़ना एक बार ताकि आप अच्छे से समझ सके किस योजना में क्या बताया गया है। आगे इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट गारंटी योजना, अक्षत कलेवा योजना, पीडीएस, उज्ज्वला योजना और एम नरेगा तो एक रामबाण साबित हुई है निर्धनता निवारण के लिए। ये जो नरेगा है इसकी जो शुरुआत है पता है वो कब हुई है? ये हुई है 2 फरवरी 2006 से। 2 फरवरी 2006 से, ठीक है, 2006 से। और राज्य की 200 जिलों में इसको शुरू में लागू किया गया था। और देश में सबसे पहले इसका शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश का एक जिला है अनंतपुर, उस जिले में इसका सर्वप्रथम शुभारंभ किया गया था, ठीक है। और राजस्थान में इसका शुभारंभ कब हुआ था? वो भी 2006 में ही हुआ था, 2 फरवरी 2006 से हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था मकड़ादेव ग्राम पंचायत, झाड़ोल, उदयपुर में। कहाँ हुआ था? उदयपुर में हुआ था। एक पंचायत है मकड़ादेव ग्राम पंचायत, झाड़ोल, उदयपुर में, ठीक है। तो ये सब बातें आप ध्यान रखें। आगे है भामाशाह रोजगार सृजन योजना, राजश्री योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृता SHG पुरस्कार योजना और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP, जो कि 1978 से 1979 के मध्य चलाया गया था। इसके बाद में है योजनाएं। रोजगार हेतु कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा? बेरोजगारी भत्ता योजना, युवा संबल योजना, राजस्थान कौशल पोर्टल, मॉडल करियर सेंटर्स, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम RSLDC से आप इससे तो आप परिचित होंगे ही। इसमें रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम और CM युवा कौशल योजनाएं, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल हैं। आगे हैं स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान, जिसको शॉर्ट में सक्षम कहा जाता है। स्वरोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, जिसको शॉर्ट में संकल्प कहा जाता है। ये सभी रोजगार हेतु योजनाएं चलाई गई थी। और ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और भी हैं, यानी कौशलपूर्ण राजस्थान के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए नवाचार। तो ये कौन कौन से नवाचार हैं? इनमें है मुख्य रूप से है रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय, यानी कि RTDC। इनको विस्तृत रूप से आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद में प्रत्यक्ष मनोनयन प्रक्रिया, भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों का मुख्य धारा में लाने हेतु विशेष परियोजना। ये एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसको आप डिटेल से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और भी अन्य कई योजनाएं हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम NBC FDC, जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर हेतु कौशल प्रशिक्षण। तो ये कुछ रोजगार प्रदान करने के लिए योजनाएं चलाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ स्कीम्स थी। तो
मैंने प्रयास किया है कि इस वीडियो में कम समय में आपको अधिक से अधिक फैक्ट उपलब्ध करवा सकूं निर्धनता और बेरोजगारी से संबंधित। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और आपको कौन सा वीडियो देखना है, मतलब किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।